जय हिंद दोस्तों। मास्टर जी इन्फो चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार दरोगा का पैड प्रैक्टिस सेट चलता है दोस्तों, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप मास्टर जी इन्फो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, और इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 2023 में बिहार दरोगा का सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, तो अभी से जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ कब हुआ? तो भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का जो प्रारंभ हुआ दोस्तों, ये कुषाण शासकों द्वारा हुआ था। कुषाण काल में हुआ था। कुषाण शासकों में सबसे प्रतापी राजा कौन थे दोस्तों? तो कुषाण शासकों में सबसे प्रतापी राजा कनिष्क थे। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के ही शासनकाल में हुई थी। दूसरा नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो किसने दिया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा महात्विलिन ने। महात्विलिन ने यह जो है भारत और चीन के संबंधों में विवरण दिया था। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न की बात करें, भारत में चिश्तिया संप्रदाय के प्रथम सूफी संत कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा शेखर मोइनुद्दीन चिश्ती। शेखर मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्तिया संप्रदाय के प्रथम सूफी संत हुआ करते थे। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलोजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट का पता कीजिए। तो जो लॉर्ड वेलोजली के साथ सहायक संधि किए थे दोस्तों, उसका सही क्रम यहाँ हमें बताना है। ठीक है, तो देख सकते हैं सबसे पहले हैदराबाद किया था, उसके बाद मैसूर किया था, उसके बाद अवध, उसके बाद सिंधिया। यहाँ पर क्रम में ही दिया गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो कौन पैदा हुआ था दोस्तों सैनिक छावनी में? तो अमोघवर्ष राष्ट्रकूट। अमोघवर्ष राष्ट्रकूट जो है अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में ही पैदा हुए थे। नेक्स्ट है 6ठा नंबर प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर में चयन कीजिए। एक तरफ रचना दिया गया है, एक तरफ लेखक दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों तबकात-ए अकबरी। तबकात-ए अकबरी के लेखक कौन है? तो निजामुद्दीन है। ठीक है, वहीं तबकात-ए नासरी के लेखक मिन्हाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन है। ठीक है, वहीं तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बरनी हैं। वहीं तारीख यामनी के लेखक अल उतबी हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ जो सही मिलान होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 7वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ताजुल माली ने। ताजुल माली ने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। 8वां नंबर प्रश्न है, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी दोस्तों? तो 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्ष भाषण में। इकबाल के अध्यक्ष भाषण 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन में हुआ था दोस्तों। उसी में मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश का प्रथम बार मांग हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मास्टर जी इन्फो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, सारे पीडीएफ जो हैं वहीं पर आपको मिलेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था? तो किसने विरोध किया था दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने जाने का भरपूर विरोध किया था। 10वां नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर थे, वह कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा MBT मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पगला बादशाह भी कहते हैं। काफ़ी ज्ञानी ये बादशाह थे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया गया था। चित्रकला की मुगल शैली का जो आरंभ हुआ था यह हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष को बचाव किया था? तो ये किसने किया था दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 13वां नंबर प्रश्न देख सकते हैं, कूट में आंसर देना है, तो ध्यान से इस प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। निम्नलिखित आंदोलन का सही कालानुक्रम क्या है? तो ये जो आंदोलन हुए थे इसका सही क्रम पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ? तो सबसे पहले होम रूल आंदोलन हुआ, ठीक है। सबसे पहले होम रूल आंदोलन, उसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। इस तरह से जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, तो गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था दोस्तों यह क्या था? तो नील कर्मियों की समस्याओं का समाधान हेतु। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह में गांधी जी को नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया था? तो उनका जो स्थान है दोस्तों यह लिया था अब्बास तैयब जी ने। अब्बास तैयब जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तब उनके जगह वह जो है नायक के रूप में उभरे थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर, जिसे बीडी सावरकर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो संथाल विद्रोह 1855 बिल्कुल सही, कोल विद्रोह 1831 बिल्कुल सही, खांसी विद्रोह 1829 बिल्कुल सही, और होम विद्रोह 1815 में नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। 18वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देख सकते हैं, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध बिल्कुल सही, लॉर्ड हास्टिंग आंग्ला नेपाल युद्ध बिल्कुल सही, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध बिल्कुल सही। इसका जो है तीनों का तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है लॉर्ड कर्नवालिस तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध मराठा युद्ध, ये बिल्कुल सही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, द रूट्स ऑफ एनियस्ट इंडिया के लेखक कौन हैं? तो द रूट्स ऑफ इंडियंस के लेखक जो हैं दोस्तों W.A. फेयर सर्विस हैं। ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी चर्चित सब ये पुस्तक है दोस्तों, आपको बहुत सारे क्वेश्चन अटपटे लगेंगे, लेकिन इसी तरह के जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं पूछे जाते हैं यही अन्य विद्यार्थी छोड़ जाते हैं, लेकिन आपको अगर मालूम रहेगा तो 1 नंबर आप ला सकते हैं, और यही 1 नंबर आपका मेरिट डिसाइड भी करता है। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो किसे सौंपा गया था दोस्तों? यह महात्मा गांधी को सौंपा गया था। ऑप्शन नंबर बी। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो क्या सुनिश्चित करती है दोस्तों? अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन उत्तरदायी होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाए जाने का रिकॉर्ड प्राप्त है? तो बिहार में। ऑप्शन नंबर सी बिहार में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चयन करें। 24 में यहाँ कथन दिए गए हैं और कौन सा कथन सही नहीं है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं, संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। प्रेस की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, यही यहाँ पर गलत हो जाएंगे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। 25 नंबर प्रश्न की बात करें, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। तो जिसमें क्या अंतर्निहित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, यही इसमें अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है। 26 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, कूट में दिया गया है, भारत का एक
नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, यदि भारत का एक नागरिक जो है दोस्तों वह अपनी नागरिकता किस तरह से खो सकता है, तो यह भारतीय नागरिकता का परित्याग कर बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करें दोस्तों, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने पर यह भारत का नागरिकता खो देता है, तो 1 और 2 यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। अन्य ऑप्शन है किसी अन्य देश की नागरिकता से विवाह करता है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। सरकार की आलोचना करना, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो केवल 1 और 2 सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य कौन एक सा नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये तो सही है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत है। सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अभिवृद्धि करना, ये भी बिल्कुल सही है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, यही यहाँ पर गलत है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है दोस्तों, ठीक है, इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। 28 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, एक तरफ कथन है और कथन आर है, कथन ए और कथन आर में हम लोगों को विचार करना है। किसी धन विधेयक के लिए लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा के प्रेषित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिश लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सही है किंतु आर भी सही है। 29 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का जो प्रयोग है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न देख सकते हैं, कूट में आंसर देना है। 30वां नंबर प्रश्न का कूट में आंसर देना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ मिलान करना है, तो मिलान हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है देख सकते हैं, सर्वाधिक शहरी राज्य, सर्वाधिक शहरी राज्य कहाँ है? तो सर्वाधिक शहरी राज्य तमिलनाडु में है, ठीक है। अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य, अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य कहाँ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या हो जाएगा? तो यह दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इस तरह से सही क्रम ये होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके जरूर इस सब तरह के प्रश्न देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न में आपको 5 प्रश्न के मजा आता है, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद को प्राप्त है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होता है? तो पंचायत समिति गठित होता है दोस्तों प्रखंड स्तर पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 33 का यहाँ राइट आंसर होगा दोस्तों 338 और 338 के ए के तहत। 338 में अनुसूचित जातियां और 338 का ए में अनुसूचित जनजातियों का वर्णन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं कोच्चि प्राकृतिक बंदरगाह है और उसके बाद बात करें विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कूट में, तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 यहाँ पर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है। प्राकृतिक बंदरगाह कोच्चि और विशाखापट्टनम है, ठीक है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह भी है, चेन्नई सबसे प्राचीन बंदरगाह है, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो भारत का उद्गम भारत में नहीं है, ये कौन सी नदी है दोस्तों? तो 35 का यहाँ जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सतलज नदी। सिंधु नदी, सतलज नदी और सिंधु सतलज और जो है सिंधु सतलज और
ये सब जो नदियां हैं दोस्तों यह तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? नक्षत्र कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो सागौन का वन कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो जैविक मरुस्थल कौन कहलाती है? तो दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर सी। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। 41 नंबर प्रश्न की बात करें, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? तो कहाँ से किया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा बम्बई हाई से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन हैं? तो अजैविक प्रदूषक यहाँ पर पहचानना है। इसका सही उत्तर होगा आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। नेक्स्ट है 44 में मिलान करने वाला है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलान कर लेते हैं 44। सबसे पहले देख सकते हैं बन्नी चारागाह कहाँ है? तो बन्नी जो चारागाह है दोस्तों यह हो जाएगा गुजरात में। उसके बाद करें बग्याल चारागाह कहाँ है? तो बग्याल चारागाह हो जाएंगे उत्तराखंड में। खज्जियार कहाँ है दोस्तों? तो खज्जियार जो हो जाएगा यह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। वहीं पहलगाम कहाँ हो जाएगा? तो पहलगाम जम्मू कश्मीर का चारागाह है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इस तरह के प्रश्न होते हैं जो आपको एग्जाम में परेशान करते हैं। तो अगर आप इस सेशन को देखना चाहते हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं, तो अभी मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न की बात करें। 45 नंबर प्रश्न है, पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पीली जो क्रांति है दोस्तों यह संबंधित है तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 46 नंबर प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो ये सूची वाला जो प्रश्न होता है, एक प्रश्न में आपको 5 प्रश्न का मजा आता है दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होते हैं। तो मिलान करते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर का क्या हो जाएगा? मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा स्थान है। वहीं बात करें अटलांटिक महासागर की, तो अटलांटिक महासागर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अटलांटिक महासागर का हो जाएगा पेट्रियोटिक ट्रेंच। ठीक है, बात करें उसके बाद दोस्तों हिंद महासागर का, हिंद महासागर का क्या हो जाएगा? तो यहाँ हिंद महासागर का होने वाला है जावा ट्रेंच। ठीक है, उसके बाद करें आर्कटिक महासागर का क्या हो जाएगा? तो आर्कटिक महासागर का यहाँ यूरेशियन बेसिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मिलान सही होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो प्रश्न है ये भी सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, तो सूची 1 और सूची 2 को हम लोग मिलान कर लेते हैं। एक तरफ खनिज है, एक तरफ देश है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? तो चांदी है। तो चांदी का जो उत्पादन सर्वाधिक करता है मैक्सिको करता है। अभ्रक का उत्पादन की बात करें तो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन भारत करता है। वहीं लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें दोस्तों तो लौह अयस्क सबसे ज़्यादा रूसी संघ में जो देश आते हैं वो करते हैं। वहीं तांबा का सर्वाधिक उत्पादन चिली करता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो मिलान है ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तरंगों को मापने के लिए। 49 नंबर प्रश्न है ग्रीनवॉश इंगित करता है। तो ग्रीनवॉश क्या इंगित करता है दोस्तों? तो यह पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, यह ग्रीनवॉश इंगित करता है। नेक्स्ट है 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित हरी खाद वाली
फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो बोड़ा यानी कि लेबिया में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। 51 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र भारत में है, ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि धान की उत्पत्ति हुई थी, तो धान की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में धान की उत्पत्ति हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें। अभी तक आपने मास्टर्स इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दे दोस्तों। ट्रिटकेल निम्न में से किन दो के बीच का संकर क्रॉस है दोस्तों? तो ट्रिटकेल किन के बीच का संकर बीज तैयार किया गया है? तो 53 का यहाँ राइट आंसर होगा गेहूं एवं राई का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के भगवान रंगानाथा जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं का मंदिर कहाँ स्थित है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा बिलगिरी रंगा पहाड़ी पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पर्ण्य छिरवाक के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक कौन है? तो 55 का यहाँ राइट आंसर होगा यूरिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात NPK में कितना है? तो 56 का यहाँ राइट आंसर होगा दोस्तों 1:2:2, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। NPK में जो है संतुलित खाद का अनुपात 1:2:2 है। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? तो चुकंदर से चीनी तैयार करने वाला देश यूक्रेन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो 58 का राइट आंसर होगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मिलान करने वाला दोस्तों, तो सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का जो प्रयोग होता है वायु का वेग मापने में, सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप मापने में, बैरोमीटर का जो प्रयोग है दोस्तों, ये बैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब मापते हैं। वह हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर सही मिलान ऑप्शन नंबर डी का होने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सही मिलान हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। 61 नंबर प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो कौन सा रंग जो है इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो यह हो जाएगा हरा रंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरता रहता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? अमलगम किसे कहते हैं दोस्तों? तो 63 का यहाँ राइट आंसर होगा पारा और जस्ता का मिश्रण जो है अमलगम कहलाता है। निम्नलिखित में कौन परजीनी पादप है? तो परजीनी पादप इनमें से कौन है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा गोल्डन राइस जो है परजीनी पादप है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की बात करें, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो मास्टर्स इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो रक्त का थक्का बनाने में आवश्यकता होती है विटामिन के की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो 66 का यहाँ राइट आंसर होगा दोस्तों रेडियो सोडियम का। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कौन नहीं बढ़ाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की जो अस्थायी स्मृति है दोस्तों इसको कहते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नाभिकीय ऊर्जा के योगदान के लिए। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? तो जब बर्फ पिघलेगी तो आयतन उसका घट जाता है, ठीक है। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो वैज्ञानिक फंक के बारे में यह प्रश्न है दोस्तों। तो यह विटामिन का जो नाम है यह फंक ने दिया था।
निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र खंबात की खाड़ी है, ऑप्शन नंबर सी। किस स्तर यानी कि डेसिबल में अधिक ही ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? यानी कि कौन सा ध्वनि प्रदूषण खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यह 30 डेसिबल से लगभग, ठीक है। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? तो 74 में पूछा जा रहा है कौन सा एक सही नहीं है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, यही यहाँ पर सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगें किस में नहीं चल सकती दोस्तों? तो ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं गमन कर सकती। ध्वनि तरंगें ठोस द्रव गैस में गमन कर सकती है मगर निर्वात में नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो 76 का यहाँ सही उत्तर होगा पॉलीकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन नहीं है? तो कौन सा सही कथन नहीं है, यही 77 का पूछा जा रहा है प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है, यही यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है नैनो प्लग संबंधित है। तो नैनो प्लग किससे संबंधित है दोस्तों? तो नैनो जो प्लग है यह संबंधित है एक छोटे सुनने के यंत्र से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बॉक्साइट अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट जो अयस्क है दोस्तों यह एल्युमिनियम का है, ऑप्शन नंबर बी। आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? तो आकाश का जो नीला रंग होता है यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्रवाल विरंजक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो प्रवाल विरंजक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक वैश्विक ऊष्मन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, ऑप्शन नंबर डी। जो मनुष्य यह नहीं समझता या समझ पाता है कि उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, यह पीड़ित है। यह किससे पीड़ित है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा बुल्केमिया से, ऑप्शन नंबर ए। मलेरिया रोग के प्रभावी औषधि कुनेन का निष्कर्षण किया जाता है। तो कुनेन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो सिनकोना की छाल से। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं यह क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो पदार्थ का प्राकृतिक बहुलक कौन है दोस्तों? तो रेशम है, ऑप्शन नंबर बी। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो फलों के मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा और इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं होता है? तो 89 का यहाँ राइट आंसर होगा दोस्तों मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी। ग्रेफीन होता है। तो ग्रेफीन क्या होता है दोस्तों? तो ग्रेफीन जो है कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, ऑप्शन नंबर बी।